नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मौजूद हैं आनंद सर। आज हम बात करेंगे राणा सांगा को लेकर। देखिए, राणा सांगा का विवाद बहुत ही ज़्यादा गहराता जा रहा है। पहले औरंगज़ेब का मुद्दा आया, साथ ही संभाजी की बात हुई, लेकिन बात कहाँ चली गई? राणा सांगा के ऊपर, जिसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक से जिक्र आ गया। लाया किसने? समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद क्या हुआ? ये मुद्दा गहराता चला गया, विवाद खड़ा हो गया और अब इसको लेकर पॉलिटिक्स ने यू टर्न ले लिया है, वो भी दलित समाज के ऊपर। लेकिन सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी चाहती क्या है? क्योंकि देखिए, जब कांग्रेस ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये पूरा का पूरा फोकस दलितों के ऊपर है, दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप माफ़ी मांगिए, तो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे को दलित पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया गया। तो अब पहले यही समझेंगे कि इसमें समाजवादी पार्टी चाहती क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, और फिर आगे समझेंगे कि इसका पूरा इम्पैक्ट किस तरीके से भारतीय राजनीति के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर, पहला सवाल यही है कि क्या इसका असर आप देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी क्या सोच के इसको एक बार फिर से एक कार्ड की तरह प्ले करने की कोशिश की है? कोई भी बयान इस तरह के आते हैं राधा, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ही आता है। वो बयान जब आएगा तो उस बयान से कितना फ़ायदा है और वो बयान हमें किन लोगों के लिए देना है, अपने वोटर्स तक पहुंचाने के लिए, ये एक रणनीति होती है। और वही रणनीति देखिए, महाराष्ट्र में जिसका आपने जिक्र किया, अबू आज़मी का विधानसभा का सत्र चल रहा था और उस समय उन्होंने औरंगज़ेब का मुद्दा उठा दिया और उसके बाद बवाल मचा। फिर फिल्म छावा आई, उससे औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज को जोड़ते हुए फिर वो मामला आगे बढ़ा, नागपुर में हिंसा भी हुई और देश के दूसरे हिस्सों में भी इस पर चर्चा हुई। अचानक 21 मार्च को रामजी लाल सुमन, जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, सांसद हैं राज्यसभा के, और वो सदन में ये बयान दिए कि बाबर को भारत राणा सांगा ने लाया था। उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। भारतीय जनता पार्टी पर उनका अटैक था और उस अटैक के बाद वो बाबर पर आए और भारतीय जनता पार्टी को उसमें जोड़ते हुए, हिंदुओं को जोड़ते हुए, और फिर राणा सांगा को उन्होंने जोड़ दिया। अब इसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी और ये जब बयान आया तो विरोध हुआ और करनी सेना उग्र हुई। रामजी लाल सुमन के आगरा के आवास पर पथराव हुआ, कुर्सियां तोड़ी गईं और फिर उस पूरे मामले पर घिरती नज़र आ गई समाजवादी पार्टी। एक दिन में 3 बयान अखिलेश यादव के आए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका समर्थन करें, विरोध करें या क्या करें। वो बदलते रहे बयान और उसके बाद उनके घर पर जो हमला हुआ या पत्थरबाजी हुई, उसको अब दूसरा रूप देने की कोशिश की गई, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और सनातन की बात कर रही है, कुंभ के बाद जो उसका एक बड़ा ऑरा और बढ़ा है देश में, तो उसके बाद वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए उनके वो बयान था। तो अब उससे वो हटने लगे और जब वो घिरे तो फिर वो दलित कार्ड, कि दलित सांसद जब सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार जब सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम दलित कैसे सुरक्षित होगा। और ये बात कही, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ये ज़रूर कहा कि जिनको हमारी बात से भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो हम खेद जताते हैं, लेकिन कहा कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, इतिहास जानना चाहिए रामजी लाल सुमन ने। और फिर आगे ये भी बात उन्होंने कही कि प्रशासन अगर हमें सुरक्षा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद से खुद निपट लेंगे। आगरा वो कल गए, उसके बाद उन्होंने ये बात कही। ये पूरा राजनीतिक सियासी जो मामला है, अब इसको कई एंगल से देखा जा रहा है। एक तो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है 2027 में, उससे पहले बिहार का इस साल के आखिर में चुनाव है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। तो बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। औरंगज़ेब के मुद्दे को भी उसने लपक लिया और अब इस मुद्दे को भी लपक लिया। अब ये राणा सांगा जो हैं, राणा सांगा राजपूत शासक थे
महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो अब उससे वो एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहा है कि हमारे जो नेशनल हीरो रहे हैं लोग, उनको किस तरह से उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। अब देखिए, सवाल अब ये भी है कि राणा सांगा तो बाबर को नहीं लाए थे, ये इतिहास भी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बाबरनामा में है। बाबरनामा का ही जिक्र रामजी लाल सुमन ने किया। और इससे पहले बयाना की लड़ाई हुई थी। बयाना की लड़ाई में बाबर का सेनापति था, उसका जो सरदार था वो लीड कर रहा था, और राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी जिसमें करारी शिकस्त हुई थी। अब बाबर को रोकना था, तो बाबर को वो क्यों लाएं? इब्राहिम लोदी को रोकने के लिए बाबर को लाया गया, ये बात रामजी लाल सुमन ने कही। तो इब्राहिम लोदी को भी राणा सांगा हरा चुके थे। और फिर आखिरी लड़ाई जो थी खानवा में, उसमें उनकी हार हुई। वही एक लड़ाई थी जिसमें उनकी हार हुई, और उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बाबर को के सामने उन्होंने ये पेशकश की थी कि आप भारत आइए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा इतिहास आपने बताया, और उसके बाद से जिस तरीके से पॉलिटिक्स अब टर्न लेती हुई नजर आ रही है, दलितों का मुद्दा उठ गया है, तो यहाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दलितों का भी साथ मिल सकता है, ये भी आपसे समझेंगे, क्योंकि आपने चुनाव की बात की है और विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का तो खास तौर से देश का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव के बाद कह लीजिए कि यूपी का ही विधानसभा चुनाव है। तो यहाँ पर शुरू से देखा जा रहा है कि जब मायावती थी तो उनके राज में दलितों का वोट बैंक उनके पास जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व था वो फेड होता चला गया। बीजेपी को क्या है, हिंदू वोटर्स का, हिंदुओं का मतदान उनको पूरा मिलता है, हिंदुओं का पूरा समर्थन मिलता है। लेकिन उस हिंदू में जो जात पात की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चलती है, यादव समाज कह लीजिए, और जो 3-4 समाज के बीच की लड़ाई चलती है, साथ ही उसमें दलित बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान कि दलित के ऊपर अत्याचार किया, तोड़फोड़ कर दिया, उसके घर पे मारपीट कर दी, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि दलितों का वोट बैंक हमें मिल जाए 2027 के विधानसभा चुनाव में, ताकि हमें उसका पूरा फ़ायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक, उनको दलितों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है यूपी में, क्योंकि जो दलित समाज है उन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया यूपी में। किसको? बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाह रही कि उनका वो जो वोट बैंक है दलितों वाला, वो टूट के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए। अब क्योंकि अगर वो गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो पूरा फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्लानिंग आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों? 2024 के चुनाव में दलित वोटर्स जो थे, अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दलित वोटर्स जो थे वो शिफ्ट हुए थे। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद दलित वोटर्स से थी वो नहीं मिली थी। वो शिफ्ट किया था इंडिया गठबंधन की तरफ। मायावती कमज़ोर हो गई हैं। मायावती का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट किया था 2014 के और 2019 के चुनाव में इस तरफ, बीजेपी की तरफ। जाटो वोट पर मायावती का कब्ज़ा हुआ करता था, वो भी अब उनसे छिटकने लगा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए थे। लेकिन 2024 में जब इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष चुनाव बीजेपी से या एनडीए के खिलाफ लड़ी, तो उसमें दलित वोट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को जो पहले के चुनाव में मिले थे उसकी तुलना में कम मिले थे, और उसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिला था उत्तर प्रदेश। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में फ़र्क है। यूपी विधानसभा में जो दलितों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ग्राफ उसका बढ़ा। लेकिन अब जब कांग्रेस इस तरीके से आक्रामक हो रही है, इस तरीके के बयान दे रही है, तो उससे क्या असर आप देख रहे हैं? हाँ, वही 2022 के विधानसभा के चुनाव में था, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो झटका लगा। अब 2027 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है और 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब इसको लेकर कांग्रेस वो चाहती है कि हम हिंदू वोट बैंक जो है उसमें हम डिवीज़न लाएं। तो हिंदू वोट बैंक में डिवीज़न लाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वो चाहते हैं कि एक चेहरा हम हैं तो वो इधर आए, शिफ्ट करे। रामजी लाल सुमन के बयान के ज़रिए अब जब उन पर, उनके घर पर पथराव हुआ तो उसको अब दलित कार्ड खेलने की, बीच बीच में दलित कार्ड खेलने की कोशिश होती है, और इसीलिए कि वो जो वोट बैंक है वो हमारे पास रहे और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को दलित वोटर्स दूरी बनाकर उनसे रखेंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा और फ़ायदा विपक्ष को होगा। लेकिन बीजेपी
इस पूरे मुद्दे पर दलित को कहीं नहीं लाना चाह रही है। पार्लियामेंट में भी जो बातें किरण रिजिजू ने कही, उन्होंने कहा कि हमारे हीरोज़ को किसी भी जाति के हों उसको उनको हाँ, ये ठीक नहीं है, वो जाति धर्म के आधार पर कोई हीरो नहीं होता। तो वो दलित कार्ड खेलने की ये कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये दलित कार्ड को हटाकर वो बृहद पैमाने पर सनातन को लेकर चल रहे हैं। हिंदू सारे हिंदुओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें दलित को अलग नहीं करें और ये हमारे साथ रहे। और यही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि दलित, अब कोशिश तो ये कर रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन की बात अगर आती है तो अब देखिए कि अब इंडिया गठबंधन वैसे जिस तरह से 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखाई दे रहा था, अब वो इंटैक्ट अभी नहीं है। तो उस लिहाज से भी ये एक झटका जो देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह की बातों का असर जो होता है ना, वो असर किसी जाति या संप्रदाय पर नहीं होता कि उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो। क्योंकि अब राणा सांगा जो है वो वीर थे और उनकी वीरता की इज़्ज़त होती है। जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल शासक लुटेरे के तौर पर आए थे, लूटपाट कर रहे थे और यहाँ पर फिर बाद में उन्होंने एक डायनेस्टी खड़ी कर दी और वो राज किया उन लोगों ने। तो ऐसे में अब आप जो चाहते हैं कि जिधर हम ले जाएं, वो शायद मुझे नहीं लगता कि वो उस तरफ कुल मिलाकर क्या समझे कि ये जो पूरी बयानबाजी हुई है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हुई है और पहले से ये प्लान्ड था इस तरीके का बयान देना? पहले से प्लान्ड तो नहीं होता, लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से इस तरह का बयान जो दिया जाता है वो बीच बीच में वो बयान देकर कि हम अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखें। अब जैसे अल्पसंख्यक वोटर्स हैं तो उनके लिए ये वो बयान था। तो अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस भी एक खड़ी होने की कोशिश कर रही है और दूसरे भी जो दल हैं, तो अपने पास रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये एक रणनीति चली है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश तक आया, अभी इस तरह के चलते रहेंगे। ये लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी के आधार पर वो करते रहेंगे कि हमारे लोग जो हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करते हैं, मेजॉरिटी उनका वोट करता है। लेकिन इसके साथ ये कि नए वोटर्स को अगर इनको जोड़ना है तो नए वोटर्स जोड़ने के बजाय उनसे और इस तरह के बयान देकर दूरी बनाते जा रहे हैं। दूरी बनाते जा रहे हैं और इसका असर कहीं ना कहीं चुनावों में भी दिख सकता है। तो पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, आप इसको कैसे समझते हैं, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। आगे की ऐसी ही चर्चाओं को देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।